देश प्रदेश के इस खास सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आपके राज्य, आपके गांव से जुड़ी हर खबर लेकर हाजिर होते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार को ट्वीट कर एक चुनौती दी है कि वो उनके खिलाफ चाहे जो कार्रवाई करे, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं, उनसे डरने वाली नहीं है। इसके बाद वो ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगी। प्रियंका गांधी ने कानपुर के शेल्टर होम में 57 लड़कियों को कोरोना होने के बाद जो फेसबुक पोस्ट लिखी थी, यूपी के बाल आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर कहा है कि 3 दिन में अगर पोस्ट डिलीट नहीं की गई तो उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई होगी। प्रियंका जब यूपी की सड़कों पे नहीं लड़ रही होती, तब उनकी जंग ट्विटर पे जारी रहती है। आज उन्होंने यूपी सरकार को ट्वीट किया कि जनता के सेवक के रूप में मेरा कर्तव्य यूपी की जनता को सच्चाई बताना है, सरकार का प्रोपेगेंडा करना नहीं। यूपी सरकार अपने विभागों से मुझे फिजूल धमकियां दिलवाकर अपना समय व्यर्थ कर रही है। जो भी कार्रवाई करनी है बेशक करें, मैं सच्चाई सामने रखती रहूंगी। मैं इंदिरा गांधी की पोती हूं, कुछ विपक्ष के नेताओं की तरह भाजपा की अघोषित प्रवक्ता नहीं। हाल ही में कानपुर के सरकारी बालिका गृह में 57 बच्चियों को कोरोना हो गया और 7 बच्चियां गर्भवती भी हैं। प्रियंका ने फेसबुक पर चिंता जताई और इनकी तुलना मुजफ्फरपुर और देवरिया के शेल्टर होम से की थी। लेकिन सरकार कहती है कि लड़कियां जब होम में आई थीं तब गर्भवती थीं, होम में कुछ नहीं हुआ है। इस पे बाल आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा, जिसमें लिखा कि आपकी पोस्ट में कानपुर के बालिका गृह को मुजफ्फरपुर और देवरिया के बालिका गृह की घटनाओं से जोड़ा गया है। ये गलत और बेबुनियाद है और सुनियोजित रूप में बालिकाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने का कुत्सित प्रयास है। ये पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन भी है। अगर फेसबुक पोस्ट 3 दिन में नहीं हटाई तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। प्रियंका की पोस्ट पे बीजेपी की प्रतिक्रिया काफी तीखी है। आपने जो कानपुर में बालिकाओं की, बहनों के सम्मान के साथ में जो को तार-तार करने की जो आपने कवायद की है, जो अनगढ़ बातें की हैं, तथ्यहीन बातें की हैं, तो इनका जवाब देना ही होगा। अब सामंती सरकारें नहीं हैं, न देश में न प्रदेश में। अब आपको, अगर आप बयान देकर बवाल करेंगे तो आपको जवाब देना ही होगा। प्रियंका लगातार यूपी के मुद्दे उठाती रही हैं, चाहे सोनभद्र में आदिवासियों के गांव जाना हो, या उन्नाव में बलात्कार पीड़ित के घर, या लखनऊ में स्कूटी पे बैठकर पूर्व आईपीएस एसआर दारापुरी के घर। वो लड़ते दिखना चाहती हैं। कांग्रेस कहती है कि विपक्ष की यह जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार इसे दुश्मनी की तरह लेती है। लगता है उत्तर प्रदेश सरकार में हिटलर की आत्मा का प्रवेश हो गया है। सुन ही नहीं सकती, चाहे जितनी गलतियां करें, पर विरोध पक्ष की उन गलतियों की तरफ इशारा करना भी इस सरकार को गवारा नहीं। अरे विपक्ष का काम ही है, अगर कहीं कमियां हैं तो उंगलियां उठाएगी, बताएगी। सरकार का काम है जवाब देना, सरकार जवाबदेह है। तो लगता है वो धर्म अपना सरकार लोकतंत्र का भूल गई। सड़क से लेकर ट्विटर तक प्रियंका गांधी जो कुछ कर रही हैं, उसके जरिए वो जनता के लिए लड़ती हुई दिखना चाहती हैं और इसके जरिए उनकी चर्चा होती है, वो चर्चा में बनी रहती हैं। किसी भी नेता के लिए चर्चा में बने रहना एक अच्छी अलामत है। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की कल एक शुरुआत की, जो प्रदेश के 31 जिलों के लिए है। इनमें ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हैं। योजना के तहत दूसरे प्रदेशों से वापस लौटे प्रवासी मजदूरों पर भी फोकस किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए एक नया अभियान शुरू कर रहे हैं। एक ऐसा राज्य जहां के 30 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर और उनके परिवार कोरोना वायरस महामारी के बाद अपने अपने घर लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि अगले 4 महीने तक राज्य के 31 जिलों में, जिनमें से ज्यादातर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, खास ध्यान रखा जाएगा। योगी सरकार का सारा दारोमदार मनरेगा पर है। सरकार का दावा है कि पिछले कुछ दिनों में राज्य भर में 60 लाख लोग रोजाना मनरेगा के तहत काम पर लग रहे हैं, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। मंझोले और छोटे उद्यमों पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। योगी सरकार कहती है कि इस क्षेत्र में 50 लाख लोग लगे हैं। इसके अलावा 10 लाख और रोजगार देने के लिए समझौता ज्ञापनों पर दस्तखत हो चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है
कि योगी जी के नेतृत्व में जिस तरह आपदा को अवसर में बदला गया है, जिस तरह योगी जी और उनकी पूरी टीम जी जान से जुटे हैं, देश के अन्य राज्यों को भी इस योजना से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन क्या जमीनी हकीकत इतनी ही सुहानी है? जिला सिद्धार्थनगर से बोल रहा हूँ। घंटे भर तक प्रधानमंत्री की पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिले सिद्धार्थनगर के प्रवासियों के साथ बातचीत हुई। यहाँ सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर लौटे हैं। मोहम्मद सलमान की उम्र 30 से कुछ ऊपर है। ये मुंबई में एक निजी कंपनी के बैक ऑफिस के ऑपरेशंस विभाग में थे। सलमान साइंस के ग्रेजुएट हैं। राज्य सरकार का कहना है कि वापस हुए 30 लाख से ज़्यादा प्रवासी कर्मियों की उसने स्किल मैपिंग की है, लेकिन सलमान को अब तक अपने गांव में सिर्फ कुछ दिनों का मनरेगा का काम मिला है। मनरेगा चालू है तो हम लोग फवाड़ा नहीं चला पा रहे हैं। फवाड़ा नहीं चला पाने के बाद हम लोग मतलब इतना पढ़े लिखे हैं, यहाँ पे कोई सरकार हम लोग को काम दे दे, उसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में तमाम दिक्कतें बढ़ रही है। पैसा भी नहीं है किसी के पास, अकेला घर में कमाने वाला हूँ मैं। सरकार बोल रही है कि स्कीम निकला, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते क्या मालूम पड़ा कि कुछ सही नहीं है। सरकार से मैं चाहते कि हम लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग को यहाँ पे कोई भी काम दे, मतलब हम लोग शिक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने भी योगी सरकार पर वार करते हुए मांग की है कि पिछले 3 सालों में जो बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है उसके तहत कितनी नौकरियां मिली, इसका सही ब्यौरा दिया जाए। सरकार कहती है कि वो प्रवासी कर्मियों की मदद करने में जोर शोर से लगी हुई है। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कल विश्व हिंदू परिषद की बैठक में राम मंदिर निर्माण के लिए नए सिरे से कार्य योजना पर चर्चा की गई। बैठक में राम मंदिर निर्माण में आम जनता को जोड़ने के लिए कार सेवा का प्रस्ताव भी रखा गया। कहा गया कि राम मंदिर निर्माण के लिए कार सेवक पूरी दुनिया में निर्माण में मदद के लिए तैयार हैं। फिलहाल राम मंदिर के जमीन के समतलीकरण और साफ सफाई का काम इस वक्त चल रहा है। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां अंबेडकर नगर में पूर्व प्रधान की गोली मारकर हत्या करने के बाद भाग रहे 2 बदमाशों को जनता ने पीटकर मार डाला। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र की एक दुकान पर बैठे पूर्व प्रधान धर्मेंद्र वर्मा की 3 बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद वहां से भाग रहे बदमाशों को वहां जो भीड़ थी उसने दौड़ाकर पकड़ लिया, जिसमें से तीसरे बदमाश को गंभीर हालत में इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि एक बदमाश को भीड़ ने मार डाला और दूसरे को पुलिस ने एनकाउंटर में मारा है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां भिवंडी में एक मस्जिद को लोगों ने कोविड सेंटर में बदलकर एक मिसाल पेश की है। मस्जिद में कोविड-19 के मरीजों को फ्री में ऑक्सीजन बेड भी मुहैया कराए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में अब तक करीब 1500 कोविड के मामले सामने आए हैं, जिनमें 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा पर बढ़ते दबाव को देखते हुए जमाते इस्लामी हिंद और शांतिनगर ट्रस्ट ने मिलकर इलाके की जामा मस्जिद को कोविड सेंटर में बदलने का फैसला किया। पुणे के गांव में चीनी सामान के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया है। ग्राम पंचायत ने फैसला किया है गांव में 1 जुलाई से चीन से आए हुए सामान की खरीद और बिक्री नहीं की जाएगी। 60,000 लोगों के इस गांव में चीनी सामानों की बिक्री और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के दुकानदारों से भी अनुरोध किया गया है कि वो बिक्री के लिए चीनी सामान ना लेकर आए। और वहीं लद्दाख में चीन के साथ मौजूदा सीमा विवाद के बाद देश भर में चीन के सामान को लेकर बहिष्कार की आवाजें उठने लगी। और चंडीगढ़ की बात करें तो यहां चाइनीज मार्केट में अब लोग भारतीय सामान की मांग कर रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों के लिए समस्या यहां पैदा हो गई है। पहले लॉकडाउन की वजह से कारोबार बंद पड़ा था, ठप पड़ा था, दुकानें अब खुली हैं तो लोग चीनी सामान खरीदने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ऐसे में शहर की पटेल मार्केट में दुकानदारों ने भी चीनी सामान न रखने का फैसला किया है, लेकिन इनकी चिंता पुराने पड़े स्टॉक को लेकर भी बरकरार है।
पंजाब के मुख्य महासचिव करण अवतार सिंह को उनके रिटायरमेंट से पहले ही हटा दिया गया है। उनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनी महाजन को पंजाब का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। विनी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव हैं। वो 1987 बैच की आईएएस अफसर हैं। ये पहला मौका है कि एक साथ दो सीनियर अफसर पति पत्नी जो दंपति हैं वो राज्य के दोनों प्रमुख पोस्ट पर हैं। विनी महाजन के पति की बात करें तो दिनकर गुप्ता पंजाब के डीजीपी हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कल रामबन से डोडा की ओर जाते समय एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कई घंटों तक चले इस ऑपरेशन में पुलिस ने सभी 5 शवों को निकाल लिया है। डोडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि सुबह करीब 9 बजे सड़क से फिसलकर कार 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी थी और इसमें 3 नाबालिगों सहित 5 लोगों की जान चली गई। और अब बात करते हैं राजस्थान की। गलवान घाटी में देश के लिए बलिदान दे चुके सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अजमेर के शहीद स्मारक पर एक सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता वो आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दोनों में जमकर यहां पर गुत्थम गुत्था हुई, मारपीट हुई। दोनों कार्यकर्ताओं को वहां मौजूद जो नेतागण थे उन्होंने कैसे तैसे अलग किया और मामले को शांत करवाने की कोशिश की। और अब पूर्वोत्तर राज्य असम के हालात की बात करते हैं। यहां असम के आसपास के राज्यों में हो रही बारिश के कारण राज्य के 10 जिलों के 50,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गुवाहाटी के बीच से होकर गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी भी खतरे के निशान पर ऊपर चली गई है। सेंट्रल वाटर कमीशन का कहना है कि इसी तरह पानी अगर बढ़ता रहा तो गुवाहाटी शहर में भी पानी घुस सकता है। पिछले 22 जून से ब्रह्मपुत्र में यहां फेरी सेवा को बंद कर दिया गया है और जब तक पानी कम नहीं होता तब तक ये सेवा बंद ही रहेगी। और अब आपको गुजरात के वडोदरा में लिए चलते हैं, जहां एक 70 फुट गहरे कुएं में एक मगरमच्छ गिर गया था और पिछले 9 दिनों से 15 युवक उसे निकालने की लगातार कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वन विभाग की एक टीम उसे कुएं से बाहर निकालने में कामयाब रही। बताया जा रहा है कि GSPCA यानी कि गुजरात सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन टू क्रुएलिटी टू एनिमल्स की टीम की मदद से 3.5 फुट लंबे मगरमच्छ को आखिरकार बचा लिया गया।